हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का अपना नया चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। चलो इसमें इसके पहले एक बात और बता देता हूँ। इस वीडियो में देखो, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर वीडियो में, बिकॉज मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प मिल सके। मैं इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का वीडियो अपलोड होता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि उसमें जितने पास से क्वेश्चन है, कुछ किताबों से हैं, कहीं से एनसीईआरटी एग्जाम्पलार है, ये है मतलब डजेंट मैटर कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लेकिन हाँ इतना दिमाग में रखना है क्वेश्चन हर जगह से आ रहा है। इसलिए आप श्योर रहिए कि क्वेश्चन आपको हर जगह से मिल रहा है। हर दिन 2 से 3 वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, और कोशिश करूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे फॉलोअर्स भी आगे बढ़ेंगे, और आप लोग का लाइक आ जाएगा, पसंद आ जाएगा आपको, तो मैं और करूंगा, है कि नहीं। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके ऊपर, लेकिन ठीक है फिर भी आप मुझे देखो, ये आज का वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो अगर कोई 5 महीने बाद देख रहा है, उसमें मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए तो उनके लिए माफ़ी। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है कि इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो करना है, और उस पर मैं 1 1 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ। मैं #1 मिनट, ठीक है, इसको लिखना कैसे है देखो बता देता हूँ मैं इस वीडियो में भी। #1 मिनट आपको कहाँ से करना है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, अनअकैडमी, फेसबुक प्रोफाइल का आईडी रहता है। ठीक है ना, आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और फिर #1 मिनट रिवीजन का स्पेलिंग तो पूरा का पूरा होगा, ठीक है ना, या फिर #आदित्य कुमार मेरा पूरा नाम। यहाँ से आप जाके लिख सकते हैं इसको, सर्च बार में आपको मेरा जितना भी वीडियो है इससे रिलेटेड वो मिल जाएगा आपको। हर 1 1 मिनट में आप कभी मजे के लिए बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम चलाने के लिए बैठते ही हैं। इंस्टाग्राम पे बैठा, आपको मेरा वीडियो मिल गया, 1 मिनट के लिए देख लिया, डिवीजन हो गया छोटा सा, फिर मनोरंजन कर रहे हैं, फिर मेरा मिल गया स्क्रॉल करते करते, तो फिर डिवीजन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा सा रहेगा। देखो मैं आपको आपके फ्री टाइम में भी पोक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। आई नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पोकिंग के लिए सॉरी। ठीक है, तो चलो मुझे आप मनोरंजन में भी शामिल कर लो, अपने जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं उस टाइमिंग में मुझे शामिल कर लो, और मैं मज़े से शामिल होने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं 2 3 वीडियो बनाया है, देख लो जाके, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ। देखो क्या है यहाँ पे, दो बातें यहाँ एनसीईआरटी ने लिखी है, साफ साफ लिख दिया है। क्या लिखा है कि दो चीजें हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट वो हर चीज है जो कि आप अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, पैर हिल रहा होगा किसी का, कोई फोन लेके बैठा होगा, तो कोई लेटा हुआ होगा, कोई हाथ हिला रहा होगा, किसी का हाथ ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये जो भी हो रहा है इसे मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जब आपका पोजीशन बदलता है ना, तो यू व्हेन यू चेंज योर पोजीशन, जैसे मान लिया कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा था, बंद किया, उठ के चले गए कहीं और, तो वो जो पोजीशन का चेंज है ना, ये लोकोमोशन कहलाता है। ठीक है ना, तो मूवमेंट तो हर चीज है, लेकिन लोकोमोशन इज ओनली द चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, तो समझने के बाद क्या है कि एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। हर लोकोमोशन तो मूवमेंट कहलाएगा, लेकिन हर मूवमेंट जो है ना वो लोकोमोशन नहीं है, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। ठीक है, आते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, अमीबा में होता है, जो कि जिससे सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट थ्रू साइटोफैरिंक्स लोकोमोशन एंड जेल। देखो पैरामीशियम में पूरा सीलिया होता है, ये वाइल्ड एनिमल्स है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, स्लीपर सेल लाइक एनिमल होता है। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ मैं यार। चलो देखो ये ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे गलट होता है, फेरिंग्स होता है, यहाँ पे इसके पूरे सारे बहुत सारे पूरे बॉडी पे सीलिया होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा चारों तरफ से सीलिया होता है, बहुत घना होता है, मैं तो बहुत हट हट के बना रहा हूँ। पूरी बॉडी पे इसके सीलिया होता है। ठीक है, यहाँ पे गलट होता है, ये गलट है इसका, यहाँ पे ये गलट है। और ये जो पैरामीशियम है, ये जो इसके चारों तरफ सीलिया है ना, देखो मैंने मेगा न्यूक्लियस बनाया है, माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस बना दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्यों होता है आप जरा फाइंड कीजिएगा इस बारे में। ये जो सीलिया होता है, ये क्या चीज में हेल्प करता है, मूवमेंट इन फूड थ्रू साइटोफैरिंक्स इन लोकोमोशन एज वेल। यानी ये फूड को साइटोफैरिंक्स में डालने के लिए और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा का भी बात लिखा हुआ है कि यहाँ टेंटिकल्स होते हैं जो कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, प्रे और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो लोकोमोशन इज जनरली, अब लोकोमोशन होता क्यों है, क्योंकि हम लोग को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, मेट चाहिए, मेट यानी कि समझ रहे हो ना सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, और स्केप है यानी एनिमी से या प्रेडेटर से अपने बचना है। ठीक है, किसी जाने खतरे से बचना है, तो अभी देखो जाने खतरे से बचने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, भाग नहीं रहे, तो उसको उससे मत जोड़ लेना। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि आप बाहर जाते हैं, तो पुलिस आता है ना आपको पीटने के लिए, पीछे से क्यों बाहर निकले हो, तो वहां पे जो जान के भागते हैं ना, वहां पे लोकोमोशन हो रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट मेनली 3 टाइप ऑफ मूवमेंट। 3 तरह का हमारा बॉडी जो होता है वो 3 तरह का मूवमेंट मेनली शो करता है, अमीबॉइड, सीलियरी, मस्कुलर। ठीक है, चलो देखते हैं।
मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स जो WBC के पार्ट है, वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। एक चीज पता है आप लोगों को कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जो WBC होते हैं, वो एक तरह का मूवमेंट शो करते हैं। क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स के बीचों बीच, सेल्स के बीचों बीच छेद से निकलते हुए वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं, यानी कि सेल्स के बीचों बीच आ जाते हैं, सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसमें आ जाते हैं, या कभी किसी और चोट की जगह पे आ जाते हैं, मतलब टिश्यू से बाहर सेक्रेट आउट हो सकते हैं। तो ऐसे उस तरह से वो जब बाहर निकलते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं ये भी। तो ये जब मूवमेंट करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट इस ढंग का मूवमेंट करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, उसको डाइपेडेसिस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये सूडोपोडिया भी फॉर्म कर सकते हैं अमीबा की तरह, स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के थ्रू सूडोपोडिया फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रट लिया सकता है। साइटोस्केलेटन भी इसमें हेल्प करता है, जैसे मैक्रोफिलामेंट्स हैं वो इसमें अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलेडी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो बहुत जगह हेल्प देखने को मिलता है। ट्रैकिया जैसे है, ट्रैकिया में सीलेडी सेल्स होते हैं जो कि हमारा जितना म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फिर जो ओवा होता है उसको फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में लाने के लिए और मूवमेंट कराने के लिए भी वहाँ पे हम लोग सिलेरी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है ब्रश बॉर्डर को, इससे मत कंफ्यूज करना, माइक्रोविलाई सबको सिलेरी से मूवमेंट को कंफ्यूज मत करना, वो चीज़ अलग है। बहुत सारा हमारा मूवमेंट होता है मसल्स का, लिम्स का, जो मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है, ठीक है ना। आपको पता है जॉज, टंग्स, आप, मैं बोल रहा हूँ इस ढंग से हो रहा है, मैं मेरा माउस मैं यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो, हमें मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल का नाम चलो देखते हैं। देखो फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजोआ का, ये तो पता है। स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए फ्लैजुला होता है स्पर्म में, वो मूव करने में वाटर कैनाल में और कैनाल सिस्टम के थ्रू मूव करने में हेल्प करता है। और ये जो यहाँ पे देखो स्पर्म में भी होता है, फिर ये जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके स्पर्मेटोजोआ में भी होता है, प्रोटोजोअन्स में भी होता है, इग्लुना में भी होता है, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ। मसल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि मीजोडर्मल है इन ऑरिजिन। देखो मैंने दो दो एरो लगाया है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हार्ट के बारे में मैंने बताया था कि वो एंडोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है, क्या होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने। बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये दिखता नहीं है, पता नहीं लोगों को ये चीज कहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। अब देखो क्या है, लगभग 40 से 50% जो ह्यूमन एडल्ट होता है ना, उसका जितना भी मास होता है उसका 40 से 50% ह्यूमन एडल्ट का मसल से बना हुआ होता है। मसल्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 होती हैं, ध्यान रखना। एक्साइटेबिलिटी, यानी उनको एक्साइट किया सकता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनको हम लोग। एक्सटेंसिबिलिटी, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। मसल्स को हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग ढंग से बांट सकते हैं, लोकेशन पे, अपीयरेंस पे, नेचर पे, है ना, अलग अलग ढंग से बांट सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मेनली जो पढ़ेंगे ना, लोकेशन में पढ़ेंगे। लोकेशन पे हम लोग कैसे बांटते हैं, इसको मत समझना कि दिखता कैसा है अपीयरेंस उस पे बांट रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग लोकेशन पे बांट रहे हैं, ठीक है। अपीयरेंस हम लोग बाद में बांटेंगे जब हम लोग रेड और व्हाइट मसल्स को बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन में बांटते हैं। स्केलेटल, विसरल या फिर कार्डियक। विसरल यानी कि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, विसरा ऑर्गन को बनाता है ये। स्केलेटल कैसा होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस का होता है, इसमें स्ट्राइप्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल कहते हैं इसीलिए इसको, स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल को स्ट्रेशन वाला मसल होता है, इसको स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, यानी जब चाहे हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पेरिस्टालसिस को, यानी जो इंटेस्टाइन में हो रहा है या इसोफेगस में हो रहा है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे विसरल मसल आएगा, यानी कि वहाँ पे स्मूथ मसल्स आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, उसका बॉडी पोस्चर्स को ये बनाने में हेल्प करता है हमारे। स्केलेटल मसल्स पे विसरल मसल्स पे आते हैं। विसरल मसल्स को क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी स्ट्रेशन अपीयर नहीं होता, किसी तरह का स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता, इसका नॉन स्ट्रेटेड मसल होता है ये, ठीक है। इसी कारण से ये क्या क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाता है, बहुत कुछ बनाता है ये, अंदर कितना भी ऑर्गन का पार्ट है वो सब यही मसल बनाता है। इसको नॉट अंडर द कंट्रोल, ये कंट्रोल में नहीं होते, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं इसके, इसलिए इसको इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। और स्केलेटल मसल को हम लोग वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये वॉलंटरी मसल्स भी कहलाता है स्केलेटल मसल, बिकॉज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो विसरल मसल होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एग्जांपल है गैमेट्स में हेल्प करता है, गैमेट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है ये जो मसल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्केलेटल मसल्स थक जाते हैं, ये थक सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल जो होते हैं वो थकते नहीं है, इसी कारण से उसको थोड़ा डिफरेंस रखा गया है। देखो यहाँ पे कार्डियक मसल और स्टेटर मसल दोनों ही स्ट्रेटेड होता है, ठीक है। कार्डियक मसल, स्टेटर मसल दोनों ही स्ट्रेटेड होता है, इसमें दोनों में ही स्ट्रेशन होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल के पास दो प्रॉपर्टी और है, ये थकता नहीं है और इसके पास ब्रांचिंग पैटर्न होता है। इसके सेल्स जो होते हैं ना कार्डियक मसल से, वो ब्रांचिंग पैटर्न शो करते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं नेचर में, इनको हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो इसी कारण से कार्डियक मसल को अलग रखा है हम लोगों ने, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, देखो मसल कैसे बना है, मसल्स कैसे बनते हैं, मसल्स कैसे बनते हैं अब देखो मसल्स को बनने का तरीका देखो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे मसल हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। हर मसल जो होता है स्केलेटल मसल, वो हमारे बॉडी में
वो नंबर ऑफ मसल बंडल से बना है या फिर फैसिकल से बना है। नहीं, बहुत सारे, जैसे कि ये जो एक मसल मान लेता हूँ मैं, ये एक मसल है, एक मसल में कई सारे बंडल्स होते हैं, कई सारे बंडल्स होते हैं, किसके किसके होते हैं, मसल बंडल्स या फैसिकल्स कहते हैं इनको। हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैशिया। इसके बाहर की जो लेयर है, जो कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एक तरफ से बंडल बना के रखता है, उसको फैशिया कहते हैं, जो कि कोलेजिनस नेचर का होता है, कोलाजन से बना हुआ होता है। हर मसल बंडल के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। देखो एक मसल बंडल है ना, उसमें एक नंबर ऑफ मसल, एक फाइबर, दो फाइबर, तीन फाइबर, चार फाइबर, और यही मसल फाइबर जो है वही सेल है। मसल सेल जो होता है उसको मसल फाइबर भी कह सकते हो, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या, ये देखो, ये जहाँ पे जो लिखा है एंथाइटिन, ये फैशिया, ये फैशिया है, ये जो ये ऑरेंज रंग का दिख रहा है ना, ये फैशिया है, ठीक है। ये आपको फैसिकल दिख रहा है, मसल बंडल देखो, एक बंडल है, दो बंडल है, तीन बंडल है ना, अलग अलग बंडल्स हैं यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं ना, इस गैप से क्या आता है, इस गैप से क्या आता है, इस गैप से सारे सारे ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन, सब चीज आता है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर दिख रहे हैं, यानी मसल सेल जो उसको कहते हैं हम लोग, वही है। और ये मसल सेल्स के चारों ओर जो कवरिंग, देखो कोई भी सेल होता है उसके चारों ओर क्या होता है, जल्दी बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सिंपल सी बात है। तो मसल सेल के चारों तरफ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल सेल का होता है उसको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो यहाँ पे मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो नाम यहाँ बदल गया है, लेकिन है चीजें वही, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है इनका, हल्का सा इनमें एक स्पेशल पैटर्न दिखाई देता है हमें अरेंजमेंट का, इसीलिए इनको अलग सा नाम दिया गया है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया तुमको, ये ब्लड वेन्स हैं, ब्लड आर्टरीज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये आपको मसल दिखा, मसल के अंदर मसल बंडल दिखा, और फिर ये देखो सेल्स, ये देखो फैशिया मैंने हटाया, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, मायोफिब्रिल्स दिख रहे हैं, ये मसल हुआ, मसल बंडल के अंदर मसल सेल हुआ। फिर ये देखो एक फाइबर दिखा आपको, मेम्ब्रेन था, ये मायोफिब्रिल्स, ये देखो रेटिकुलम था यहाँ पे, ठीक है। दिखाता हूँ एक, ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इंडिविजुअल मसल फाइबर, मायोफाइबर सेल दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये देखो ये जो पूरा गोल सा दिख रहा है आपको, ये पूरा गोल सा, इसके बाहर फैशिया है, इसके अंदर छोटे छोटे ये जो गोल से दिख रहे हैं ना, ये जो गोल से दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये छोटे छोटे यहाँ पे ग्रुप है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये मसल फाइबर है, मसल सेल है, यही वो सेल है। और इसके चारों तरफ क्या दिखेगा आपको, अभी आपको ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जितने भी चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। मैंने इसके बाहर क्या हटा दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होंगे। देखो कोई भी एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ बहुत सारे साइटो फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, मायोफिब्रिल्स हो सकते हैं, फिलामेंट्स हो सकते हैं। तो ये फिलामेंट्स जो होते हैं ना, इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। आप देखो मैं यहाँ रुकता हूँ वीडियो को, हाँ ये देखो, ये जो यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है आपको दाग दाग ना, यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट्स हैं ये, ठीक है ना, जो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। मायोफिब्रिल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो ये स्केलेटल मसल हुआ हमारा, ठीक है, ये मसल फाइबर बंडल हुआ, उसके अंदर से देखो एक सेल निकल रहा है, देखो इसका न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो एक सेल आपको दिख रहा है ना, एक सेल के अंदर ये छोटे छोटे जो गोल से दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोल से जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है ये है हमारे मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे आपको वही पैटर्न दिखाई देगा, जेड और आई वाला जो होता है ना, जेड बैंड, आई बैंड, ए बैंड, जो भी ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, डार्क बैंड, लाइट बैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो स्टेशन दिख रहा है ना डार्क और लाइट का, वही चीज है, ठीक है। ये देखो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये देखो इसमें थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, जो एक्टिन मायोसिन है, ठीक है ना। ये देखो ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, और थिक थिन दोनों एक साथ ऐसा दिखाई देते हैं, इसीलिए आपको किनारे से ऐसा दिखाई दे रहा था ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, मसल फाइबर सिंसाइशियम होता है, यानी कि इसके पास ज्यादा निकले होते हैं, एक सेल के पास एक से ज्यादा निकले होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसके पास कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है, जिसके पास बहुत सारा कैल्शियम आयन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसके पास बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन, बिकॉज कैल्शियम आयन ही वो आयन है जो कि हमें मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा अभी सार्कोप्लाज्म में क्या कहलाते हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कहते हैं हम लोग ने। और हर मायोफिब्रिल जो होता है उसके पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है, इसके ऊपर एक मायोफिब्रिल के ऊपर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होगा, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होगा, ठीक है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होगा। ये जो लाइट बैंड होता है उसको, उसमें एक्टिन होता है, वो आई बैंड कहलाता है या आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। और ए बैंड जो होता है उसको एनाइसोट्रोपिक बैंड कहलाते हैं, जिनके पास क्या होता है, मायोसिन होता है। ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स होते हैं जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि पैरेलल मूव करते हैं एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में मायोफिब्रिल्स के, ठीक है। एक्टिन और फिलामेंट होता है वो थिनर होता है, देखो मैं थिन फिलामेंट दिखाया था ना अभी, और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, इसलिए एक्टिन को थिन फिलामेंट और एक्टिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट भी कहते हैं।
ये जितने भी फिलामेंट्स होते हैं वो एक लाइन से अटैच होते हैं, ठीक है। देखो ये एक लाइन, दो लाइन है मेरे पास, इस लाइन से जितने भी फिलामेंट होते हैं ना ये अटैच होते हैं। कौन अटैच होते हैं? थिन फिलामेंट अटैच होते हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट है, ये अटैच होता है। और ये जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग जेड लाइन कहते हैं। ये इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है। और ये सारे के सारे आई बैंड जो होते हैं, यानी आई बैंड यानी कि एक्टिन, वो इससे जुड़े हुए होते हैं। और इस दो जेड लाइन के बीच में एक हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। अब देखो जो सेल है हमारा मसल फाइबर, उसको हम लोग ने फंक्शनल यूनिट नहीं कहा, हम लोग क्या कह रहे हैं? सार्कोमेयर को फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं। तो असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बोलिएगा आप असर्शन रीजन क्यों, जबकि एम्स तो हो नहीं रहा? क्या पता भैया 190 क्वेश्चन में एक दे दे, ये तो ठिकाना नहीं ना नीट एनटीए वाले, दिमाग भटक गया। ऐसे ही कोरोना वायरस से कहाँ सबका दिमाग भटका हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो थिक फिलामेंट जो यहाँ पे है, थिक फिलामेंट जो होता है वो ए बैंड जो होता है वो बीच में होता है इसके, वो बीच में होता है इसके, ऐसे बीच में रहता है, यहाँ पे बीच में रहता है वो, ठीक है। ये मायोसिन जो बीच में रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो थिक फिलामेंट होता है ना, ये ऑल्सो हैड टुगेदर मिडिल। अब इसके बीच में से एक और लाइन गुजरता है, इसको हम लोग एम लाइन कहते हैं, इसको हम लोग एम लाइन कहते हैं। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है ये, क्या? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। और देखो ये इलास्टिक फाइबर था, जेड क्या था? इलास्टिक फाइबर। और एम क्या है? एम लाइन क्या है? मेम्ब्रेन है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर चार स्टेटमेंट सही और गलत करने में आ जाएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। जेड लाइन में मान लो फाइबर ना लिख के मेम्ब्रेन लिख दिया, और एम लाइन में मान लो फाइबर लिख दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर है। और एम लाइन क्या है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन है। एम लाइन मेम्ब्रेन है और जेड लाइन फाइबर है, ठीक है, ध्यान रखना। लिविंग सेंट्रल पार्ट, अब देखो क्या होता है, ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ना वो बीच में कवर अप नहीं कर रहे हैं, तो वो लिविंग कुछ बीच में सेंट्रल पार्ट छोड़ देते हैं। ये इसको एच जोन कहते हैं, ठीक है। एच जोन क्या कहता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। देखो हम लोग बहुत अच्छे देखेंगे, देखो कैसा दिखा रहा हूं मैं। ये हमारे पास जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये से क्रिस क्रॉस दिख रहा है जो, ये जो है, ये है हमारे पास जेड लाइन, ये है जेड लाइन, देखो दिख रहा है हमारा। इस जेड लाइन से क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एक्टिन, ठीक है। एक्टिन देखो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का दिख रहा है आपको, है ना। बहुत सारे लग रहा है कि गोल गोल से बॉल है जो कि जुड़ जुड़ के दो चेन बनाए हैं, और वो दोनों चेन हेलिकली बाउंड है जैसे डीएनए होता है, और वो एक लंबा सा लकीर बना हुआ है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इतना दूर से लेकर इतना दूर का, इसको आई बैंड कहते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा मायोसिन स्टार्ट होने के पहले और इस मायोसिन के स्टार्ट होने के पहले बीच का जितना पार्ट है इसको आई बैंड कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई बैंड, तो आधा आई बैंड इस तरफ है एक सार्कोमियर में, आधा आई बैंड इस तरफ है आधे एक सार्कोमियर में, तो आधा आधा आई बैंड अलग अलग सार्कोमियर में है। लेकिन अगर इस सार्कोमियर को खाली बात किया जाए जो सेंटर में हमारे है, तो आधा आई इधर है और आधा आई इधर है, इसलिए एक सार्कोमियर में एक आई बैंड होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, आधा आधा एक तरफ होता है। बीच में क्या दिख रहा है आपको? ये बड़ा सा मोटा सा क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको क्या? एक्टिन। एक्टिन में ये जो दिख रहा है आपको मेम्ब्रेन ना, ये मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन मैंने बताया था अभी, एम लाइन है ये, ठीक है। ये मायोसिन है ये, क्योंकि ये थिक बैंड है। और बीच में देखो ये जो है, इतने दूर तक मायोसिन और एक्टिन दोनों है, इतने दूर तक एक्टिन मायोसिन दोनों है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है ना जहाँ पे हमारा एक्टिन नहीं पहुंचा है, वहां पे खाली मायोसिन है, उसको हम लोग एच जोन कह रहे हैं, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ। जेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग एच जोन दिख रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एम लाइन है, ये एम लाइन, जो कि एम लाइन एक मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ये एम लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एच जोन है, ये एक सार्कोमेयर कहलाता है दो जेड लाइन के बीच का। देखो यहाँ पे भी एनसीईआरटी क्या दिखाया? आई बैंड को आधा इधर दिखाया, आधा इधर दिखाया, आधा इस सार्कोमेयर में, आधा इस सार्कोमेयर में, तो आधा आई बैंड इधर होगा, ठीक है। आते स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे प्रोटीन्स का, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारे पास एक्टिन, ऊपर जो दिख रहा है ये है एक्टिन, ठीक है। एक्टिन में क्या होता है ना, बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो मिल करके एक फिलामेंटस प्रोटीन बनाते हैं, इसको एफ एक्टिन कहते हैं, ठीक है। जो क्या लिखता हुआ है, ये एक्टिन जो होता है वो तीन थिन फिलामेंट होता है, जो कि दो फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है, दो फिलामेंटस एक्टिन। ध्यान ध्यान से देखो, ये देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन, तो दो यहाँ पे चल रहा है, दो गोल गोल से ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े बॉल जो है वो दो लाइन है, ठीक है ना, दो फिलामेंटस है यहाँ पे, दो फिलामेंटस एक्टिन जुड़ करके वाउंड हेलिकली वाउंड है बना रहे हैं। और हर एफ एक्टिन जो होता है, हर फिलामेंटस एक्टिन मोनोमेरिक यूनिट जो है उसका ग्लोबुलर एक्टिन से बना हुआ होता है, ओके। दो फिलामेंट्स और, एक ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन, वो दोनों के दोनों जो होते हैं ना, सॉरी क्या लिख रहा है देखो, दो फिलामेंट किसके? प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन का। देखो ट्रोपोमायोसिन का भी दो फिलामेंट है, देखो एक फिलामेंट ये है, एक फिलामेंट ये है। ट्रोपोमायोसिन का जो रस्सी दिख रही है ना आपको, वो ट्रोपोमायोसिन है। ये दो फिलामेंट है, ये दोनों के दोनों कवर कर रहे हैं एक्टिन के उस पॉइंट्स को जहां पे मायोसिन आके अटैच होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है एनसीईआरटी, जिसको बहुत ध्यान समझना है। बाद में एनसीईआरटी ट्रोपोनिन लिखता है, इस बात को मैं पहले बता दिया।
ट्रोपोनिन जो होता है वो बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे होता है, जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है। देखो ये जो 3 पार्ट दिख रहा है ना, ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन है। और ट्रोपोनिन ही वो पॉइंट है जहां पे कैल्शियम आयन आके जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या बात लिखता है एनसीईआरटी, क्या लिख रहा है यहाँ पे कि रेस्टिंग स्टेट में एक सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का, जो कि एक्टिव बाइंडिंग साइट को मायोसिन पे, एक्टिन फिलामेंट पे जो होता है एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए, उसको छिपा के रखता है, ठीक है ना, मास्क करता है, मास्क। लेकिन यहाँ पॉइंट समझना है, ट्रोपोनिन ऐसा नहीं करता है, ट्रोपोमायोसिन करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आपको लगाना है ट्रोपोनिन। अगर देखो, अगर ये बहुत अजीब सा बात है, लेकिन यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन ही करता है। इस पॉइंट को समझो, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे छोटा सा गोल सा छुपा, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे पार्ट छुपा हुआ होगा जहां से ये जो मायोसिन है ना, मायोसिन का हेड आके अटैच होगा। इस चीज को मास्क एक्चुअली में ट्रोपोमायोसिन कर रहा है, लेकिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन है हर इरेगुलर इंटरवल पे, और ये वहां वहां हर जगह ट्रोपोनिन होता है जहां जहां वो मास्किंग हो रहा होता है। कैल्शियम आयन आके यहाँ जुड़ता है, ट्रोपोनिन इसको उठाता है, किसको, ट्रोपोमायोसिन को, और ये जो हेड है ये आके अटैच करता है। तो एक्चुअली में ट्रोपोमायोसिन का ये काम है, उसको फिलामेंट को ढक के रखना जहां पे मायोसिन को अटैचमेंट हेड होता है, पॉइंट होता है। लेकिन ये ट्रोपोनिन के हेल्प से उसको हटाता है, इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, ट्रोपोनिन लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला सीरीज भी देखिए, क्वेश्चन में आपको मैं ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए कि ऐसा क्या आंसर लगाना है। लेकिन देखो एनसीईआरटी ट्रोपोनिन लिखा है, तो अगर ऑप्शन में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कोई एक आए तो ट्रोपोनिन ही लगाओगे, और दोनों आ जाए तो मैं कोशिश करूंगा बोलने का कि आप ज्यादा करेक्ट वाला आंसर लगाइए, ठीक है। हर मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट, ये भी पॉलीमराइज चेन से बना होता है। मोनोमेरिक प्रोटीन म्यूरोमाइसिन कहते हैं, एक पार्ट को म्यूरोमाइसिन कहते हैं। देखो ये एक है म्यूरोमायोसिन, ठीक है, एक म्यूरोमायोसिन है ये, समझे। इसके पास एक टेल पार्ट है और एक क्रॉस आर्म है और ऊपर हेड है, ठीक है। ये क्रॉस आर्म है, ये देखा देखिए क्रॉस आर्म है और ऊपर हेड है। हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ से एक्टिन जाके जुड़ जाएगा ये, और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, क्योंकि एटीपी एनर्जी चाहिए ना भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए। ये समझ में आया। और हर म्यूरोमायोसिन के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, एक टेल होता है, इसको क्रॉस आर्म कह रहे हैं। देखो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट एनसीईआरटी लिखता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कर दिया, हेड विथ अ शॉर्ट आर्म। तो यहाँ पे हेड विथ अ शॉर्ट क्रॉस आर्म जो है, इसको एक पार्ट गिन रहा है एनसीईआरटी और दूसरा पार्ट टेल गिन रहा है, लेकिन टेल को यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हेड पहला पार्ट है, क्रॉस आर्म दूसरा पार्ट है। नहीं, हेड और क्रॉस आर्म जो होता है वो एक साथ होता है। देखो बहुत सारी चीज यहाँ पे घिच हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं हम लोग। द फॉर्मर बिंग इज कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन एंड द लैटर इज कॉल्ड लाइट मेरोमायोसिन। यानी कि जो हेड वाला और शॉर्ट आर्म वाला पार्ट है उसको एचएमएम कहते हैं, हेवी मेरोमायोसिन, और जो टेल है उसको लाइट मेरोमायोसिन, एलएमएम कहते हैं, ठीक है। जो ग्लोबुलर हेड होता है उसके पास एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो कि और उसका क्या होता है एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन के लिए, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है, एक लाइन याद रख लो, डायरेक्टली आएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थ्योरी, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। इसमें होता क्या है, क्या कहता है ये थ्योरी, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट, यानी कि थिन फिलामेंट यानी एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे होता है, एक मोटर न्यूरॉन आपको मसल भेजेगा, मसल के पास एक स्टिमुलस भेजेगा, मैसेज भेजेगा, ठीक है ना, इंपल्स भेजेगा, नर्व इंपल्स भेजेगा मोटर न्यूरॉन मसल को, जो कि जब हमारा मसल और न्यूरॉन, देखो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जो होता है यानी सेल जो होता है, जब कनेक्ट होता है ना, उस पूरे पोर्शन को मोटर न्यूरॉन और प्लस मसल फाइबर को मोटर यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। और वो जंक्शन जहां पर मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर ज्वाइंट कर रहा है, उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं लिखा रहेगा, मोटर एंड प्लेट लिखा रहेगा, तो आंसर ये होगा मोटर एंड प्लेट। इसको एक और नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा कि जो हमारा न्यूरॉन है उससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, जो कि हमारे सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा कि जितना भी सार्कोप्लाज्म में जो सार्कोप्लाज्म में इतना कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम बहुत आयन रिलीज कर देगा, क्योंकि कैल्शियम आयन का स्टोरेज कहाँ है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है ना, वो रिलीज कर देगा। और ये कैल्शियम क्या करेगा, ये जाके एक्टिन, ये क्या करेगा, ये कैल्शियम
सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से जाके बाइंड करेगा, और ये बाइंडिंग से क्या होगा, जब भी जैसे ही जाकर ये सब जो होगा हमारा क्या, ये जो कैल्शियम जैसे ही जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, हमारा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ उस पार्ट को जो कि एक्टिन के ऊपर है प्रेजेंट, कौन सा पार्ट एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है जहाँ पे मायोसिन जुड़ता है, उस पार्ट को फ्री कर देगा, उसका अनमास्किंग कर देगा, ठीक है, मास्किंग हटा देगा, रिमूव कर देगा मास्किंग, किसके ऊपर से, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर से रिमूव कर देगा। फिर वहां पे मायोसिन क्या होगा, आके अटैच हो जाएगा, और इसी एटीपी, यहाँ पे एटीपी भी हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है ना, यही एटीपी हाइड्रोलाइज होने के कारण हमारा मायोसिन जो होता है वो एक्सपोज एक्टिव साइट जो होता है एक्टिन के ऊपर, उससे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो फॉस्फोरस है और एडीपी है, क्या हुआ देखो, पहले इस पोजीशन यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। एटीपी आया, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद फिर से ये जो हमारा एटीपी यहाँ पे एडीपी में बदला, फॉस्फेट में बदला, अनमास्किंग हुआ एक्टिन का, ये जाके जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया है, मायोसिन हेड जो होगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फिर ये इसको पुल करता है इसके तरफ, यानी कि जो फिलामेंट होता है, देखो यहाँ पे घसक गया ना, अब पीछे कोई घसक गया, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, स्लाइडिंग और रोटेशन कह रहा है इसको एनसीईआरटी, रोटेशन भी देखो लिख रहा है यहाँ पे, रोटेशन भी है ये स्लाइडिंग के साथ साथ, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रोटेशन यहाँ पे। फिर ये हो गया, फिर से ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही एटीपी दूसरा आके जुड़ता है ना, फिर से ब्रेक हो जाएगा, और फिर से ये जुड़ेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब तक इसको कैल्शियम आयन का स्टिमुलस जो होगा हमारे नर्व से, न्यूरॉन से प्रोवाइड होता रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ये देखो यहाँ पे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा डाटा जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये है मोटर यूनिट, ये पॉइंट पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास पे दिख रहा है ये मोटर एंड प्लेट है, यहाँ पे देखो एसिटाइलक्लोरीन रिलीज हुआ, रिलीज होकर के ये हमारे एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स में आया, टी ट्यूब्यूल्स में आके देखो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, ये देखो मसल फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पे 2 जेड लाइन दिख रहे हैं आपको, और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये देखो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये देखो हेड है हमारे मायोसिन के, हेड दिख रहे हैं आपको, ये एक्टिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं, ये एम लाइन दिख रहा है, जेड लाइन दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस ढंग से, ठीक है। ये देखो हमारा जो कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड हुआ, कैल्शियम से बाइंड हुआ, ये बाइंडिंग साइड्स खुल गए, देखो ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन है वही एक्चुअली मास्क किए हुए रहता है, इतने सारे साइड्स को ट्रोपोनिन कैसे मास्क कर सकता है, यानी ट्रोपोनिन को हर जगह होना चाहिए था ना मास्क करने के लिए, लेकिन देखो ट्रोपोनिन कितने कम जगह पे मौजूद है, अगर ट्रोपोनिन मास्क कर रहा होता तो यहाँ पे तो मास्क होता ही नहीं कभी, यहाँ पे मास्क होता ही नहीं कभी, यहाँ पे जो मास्क है यहाँ पे होगा ही नहीं कभी, यानी एक्चुअली में ट्रोपोमायोसिन मास्क कर रहा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा मायोसिन, यहाँ पे जो हमारा मायोसिन है वो देखो कैसे जाके अटैच होता है, अटैच होकर कैसे उसको इस तरफ खींचता है, तो ये हमारा मायोसिन है, ग्लोबुलर हेड दिख रहे हैं, टेल दिख रहे हैं आपको, एचएमएम और एलएमएम दिख रहा है, ठीक है, अटैच हुआ इसको पीछे की और ये खींच लेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, ये देखो जेड लाइन है, एक्टिन है, ये देखो यहाँ पे अब दिख रहा है ना, मायोसिन दिख रहा होगा आपको, देखो ये मैग्नीफाइड होगा ये डायग्राम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये अंदर आया ये खींच लेगा, और ये देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान गौर से देखो, ये हमारा क्या है, एच जोन है, ठीक है, ये एच जोन है, ठीक है, एच जोन देखो क्या होगा, गायब हो जाएगा अभी, देखो मैंने एच जोन दिखाया था, अब भी देखो ये क्या हो गया, एच जोन हमारा गायब हो गया, पहले देखो मैंने इतना बड़ा डिस्टेंस लिया है, लेकिन एच जोन कहाँ है, कहीं भी नहीं है, ये तो एम लाइन दिख रहा है डार्क सा बैंड जो है, यानी एच जोन डिसअपियर होता है कॉन्ट्रैक्शन में, ये क्वेश्चन आता है एच जोन क्या होता है, डिसअपियर होता है। आई बैंड का थिकनेस जो होगा वो घट गया है, आई बैंड का थिकनेस घट गया है, लेकिन ए बैंड जो था ये तो इतना दूर से लेके इतना दूर तक था ना भाई, इतना दूर से इतना दूर तक था ये, तो ए बैंड तो नहीं घटा ना, ए बैंड तो उतना का उतना ही साइज है, देखो ए बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक था, ए बैंड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बैंड था, लेकिन देखो अभी भी नहीं घटेगा, अभी भी ए बैंड तो उतना ही है, अभी भी ए बैंड उतना ही है, तो ए बैंड का साइज नहीं घटता है। ओके आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेर हो गया, हम लोगों ने देख लिया। फिर जैसे मैंने कहा कि न्यू एटीपी जैसे बाइंड होता है, क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। ये देखो एंजाइटी का डायग्राम है, एच जोन दिख रहा है, आई बैंड दिख रहा है, ए बैंड दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, मैक्सिमली जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखो एक के ऊपर एक चढ़ गया, यानी एच जोन जो होगा पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन ए बैंड जो होगा उसका साइज डिक्रीज नहीं होगा, और आई बैंड का भी साइज डिक्रीज होता है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड भी गायब हो जाता है। लिख रहा है देखो, रिमूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड द रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एंड एच जोन, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी लिख रहा है कि इस पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा नहीं है कहीं टेक्स्ट में, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा भैया, क्योंकि मैंने डायग्राम में यहाँ पे खाली रिलेटिव साइज दिख दिया है ध्यान देने के लिए, तो जो बच्चा ध्यान नहीं देगा उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोगों ने सारी बातें कर ली, कैल्शियम आयन दोबारा का दोबारा वापस चला आता है हमारे साइटोप्लाज्म रेटिकुलम में, और फिर से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है जब हम लोग चाहें, जब भी उसको स्टिमुलस मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारा बॉडी को कैल्शियम आयन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक ब्रेकडाउन में, ठीक है ना,
एक पॉइंट और, मसल के पास बहुत सारे रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होते हैं। देखो मसल के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है जो कि हेमोग्लोबिन से अलग है और वो ऑक्सीजन स्टोर कर रहा है, इसको हम लोग मायोग्लोबिन कह रहे हैं। नाम बिल्कुल सेम है हेमोग्लोबिन की तरह, मायोग्लोबिन। ये रेड कलर पिगमेंट होते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट का जिस मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है वो रेड कलर के दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है, उसको हम रेड फाइबर कहेंगे, ठीक है। इन रेड फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करते हैं ताकि एटीपी प्रोडक्शन हो सके, और इसीलिए इसको एरोबिक मसल भी कहते हैं, बिकॉज ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि एटीपी और ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो एरोबिक है। फिर कुछ मसल ऐसे होते हैं जहाँ मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, इसीलिए वो अपीयर होते हैं पेल या व्हाइटिश दिखाई देते हैं, उसको हम लोग व्हाइट फाइबर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होता है, लेकिन इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए एनारोबिक प्रोसेस में भी काम आते हैं हम लोग को, ठीक है। आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे हमारे पास, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं, देखते हैं चलो। ये देखो, ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये मैं दौड़ रहा हूँ। सोचो अगर किसी के पास मसल नहीं होता तो वो ऐसा ही दिखाई देता, ऐसा अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सोचो मैं देख भी रहा हूँ, डर मत जाना कि कोई, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर हमारे पास मसल नहीं होता तो हम लोग सारे के सारे ऐसे दिखाई देते। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या, ये क्यों। देखो ये हमें स्ट्रक्चर यही प्रोवाइड करते हैं, असलियत में यही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। मसल तो क्या होगा, मसल तो यहाँ पे आके गिर जाएगा अगर मैं मसल को अलग करूँ तो ये बोन जो है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है वही हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बोन सिस्टम, जो ये बोन का सिस्टम है, हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ये देखो ये एक्सिलरी सिस्टम है, फिर उसके बाद का जो ये जो हैंड है, ये हैंड और दो लेग है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये जो यहाँ पे जो पेल्विक वाला जो पार्ट है ना, ये जो पेल्विक गर्डल है और ये जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है, इन दोनों को भी हम लोग एपेंडिकुलर सिस्टम में ही रखते हैं। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक्सियल सिस्टम और एपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। हमारा स्केलेटल सिस्टम मेनली दो चीज से बना है, बोन और कार्टिलेज से। पॉइंट क्या याद रखना है कि बोन जो होता है वेरी हार्ड मैट्रिक्स का होता है, इसमें कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, और कार्टिलेज क्या होता है, स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स का बना होता है, इसमें कॉन्ड्राइटिन साल्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं, ठीक है। एक्सियल सिस्टम में 80 है, एक्सियल सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो 126 बचा ना, है ना, 126 बच गया। 126 किस में होगा, एपेंडिकुलर सिस्टम में होगा। एक्सियल सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्सियल सिस्टम में हमारे पास क्या दिख रहा है, स्कल होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, स्टर्नम होगा, और क्या होगा जल्दी बताओ, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा भाई, रिब्स होगा, ठीक है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। अब देखो इसको 80 बनाना है तो सबका नाम याद रखना है इसमें, बस और ज्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं। स्कल को चलो देख लेते हैं, अलग अलग रंग से हम लोग देखेंगे। ये देखो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, एक्सियल सिस्टम देख रहे हैं हम लोग, क्या है, एक्सियल सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे स्कल भी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ऊपर में। पीछे वर्टिब्रा दिख रहा है आपको, ये स्टर्नम यहाँ बीच में ये दिख रहा है, ये रिब्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये बोन का ये डायग्राम तो यार भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो दिख रहा है फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन दिख रहा है, टेम्पोरल बोन दिख रहा है, ऑक्सीपिटल बोन दिख रहा है नीचे की ओर, टेम्पोरल बोन यहाँ किनारे होता है, पैराइटल बोन पीछे होता है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिखाई दे रहा है, इसके कारण हम लोग डाइकॉन्डाइलिक क्रिस्टल कहते हैं। ये हायोइड बोन है, मैंडिबल है, लोअर जॉ अपर जॉ मैक्सिला है, ये जाइगोमैटिक बोन है, ये स्फेनॉइड बोन है, यहाँ पे इथमॉइड बोन दिख रहा है, ये लैक्रिमल बोन है, ये नेसल बोन है, ठीक है। ये जाइगोमैटिक बोन है, मैंने बताया अभी, है कि नहीं। देखो कितने कितने नंबर में होते हैं ये भी देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल एक होता है, टेम्पोरल जो होता है दो होता है, एक इस तरफ एक उस तरफ हो जाएगा, पैरेटल भी दो होगा, एक इस तरफ एक उस तरफ रहेगा, फ्रंटल एक होगा, स्फेनॉइड यहाँ पे एक होता है, उस तरफ नहीं होता, इथमॉइड यहाँ पे एक होता है। यहाँ पे देखो लैक्रिमल दिख रहा है, नजल दिख रहा है, ये दिख रहा है जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो नेजल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दोनों बोन है, ये लैक्रिमल यहाँ पे दोनों तरफ दिख रहा है आपको, दो होता है। इंफीरियर नेजल कॉन्काई यहाँ पे दिख रहा है दो, मैक्सिला है यहाँ पे दो, मैंडिबल एक होता है, लोअर जॉ एक होता है, मैक्सिला दो होता है, वोमर यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में, ठीक है। ये होगा जाइगोमैटिक बोन, जो आपकी चीक्स होते हैं ना, चीक्स, वो होते हैं जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। ये पैलेटाइन दिख रहा है दो, ठीक है। ये देखो दिख रहे हैं हम लोग को, और ये हमारा कितना हो गया, क्रेनियल और फेशियल बोन को मिला के 22 बोन होता है। क्रेनियल बोन 8 होता है नंबर में, और फेशियल बोन 14 होता है। तो हम लोग ने फेशियल बोन को भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना, फेशियल बोन ही हम लोग देख रहे थे। ये स्कल था, स्कल में 8 था, ठीक है ना, फेशियल बोन में 8, सॉरी क्रेनियल में 8 और फेशियल बोन 14, 14 और 8 22 हो गया, ठीक है ना। अब और क्या आता है हमारे स्कल में, स्कल में हमारे पास ऑसिकल्स और आते हैं, ईयर ऑसिकल्स 3 होते हैं। ये देखो मेलियस दिख रहा है, ये इनकस दिख रहा है, ये स्टेपिस दिख रहा है। ये देखो मिडिल ईयर ये है हमारा, देखो ये तुम्हारा उंगली है ना, ये मिडिल ईयर स्टेशन ट्यूब है, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, टिम्पैनम आ जाएगा, सॉरी सॉरी ये हमारा ओवल विंडो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा टिम्पैनम आ जाएगा, ये फिर ईयर ट्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हमारे कान बन जाएंगे, ठीक है, ये कान बन गए हमारे,
ओके, ये जंक है। और ये कितने छोटे होते हैं देखो, और स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। और ये ईरोसिकल्स दो पेयर में होते हैं, बिकॉज ये दो कान है हमारे पास, तो ये 6 बोन यहाँ पे हो गए, तो 6 और 22 कितने हो गए, 28 हो गए। एक बोन और होता है हाइओइड, ठीक है ना, हाइओइड होता है एक और बोन, तो हो गया हमारे पास 28। यू शेप्ड का होता है, हाइओइड बोन होता है, बकल कैविटी में होता है, जो कि स्कल में हम लोग इंक्लूड करते हैं, आगे चल के नहीं करेंगे लेकिन अभी करते हैं। हमारा जो स्कल होता है वो डाइकोंडालिक स्कल होता है, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर यहाँ पे टिका हुआ होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिब्रा है, सर्विकल वर्टिब्रा है, 7 होगा, थोरासिक वर्टिब्रा है, फिर लंबर वर्टिब्रा है, फिर इसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रहा है, फिर ये सैक्रम है, फिर कोकाइजल है, ठीक है ना। कितना कितना होता है, सर्वाइकल 7 होता है, थोरासिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रल 1 होता है, लेकिन वो फ्यूज हो चुका होता है, बचपन में ये सारे अलग होते हैं। कोकाइजल भी 1 होता है बाद में एडल्ट के रूप में, लेकिन बाद पहले ये ज्यादा था। कितना था बात करेंगे हम लोग। पहला वर्टिब्रा को हम लोग एटलस कहते हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बना हुआ होता है, जहां से हमारा स्कल जुड़ता है, आर्टिकुलेट करता है, ठीक है ना। ईच वर्टिब्रा, हर वर्टिब्रा के बीच में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, इसको न्यूरल कैनाल है, जहां से हमारा पास जो हमारा न्यूरल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास आउट करता है, पास करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जो फ्रंट का बोन है, यहाँ पे स्टर्नम होगा, और ये रिब्स है हमारे पास। स्टर्नम फ्लैट बोन होता है, जो कि वेंट्रल पोर्शन पे होता है, जो कि वेंट्रल मिड लाइन में आता है थोरैक्स का। ये देखो, ये हमारा पीछे से दिख रहा है, हमें सर्वाइकल स्पाइन दिख रहा है, थोरैसिक स्पाइन है, लंबार स्पाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोकाइजल और हमारे पास यहाँ पे सैक्रम और कोकाइजल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 से 7, थोरैसिक 12 हो गया, T1 और T12, लंबार 1 to 5, सैक्रम 1 बनता है, पहले 5 था, और कोकाइजल 4 था पहले, अब 1 हो जाता है, तो ये भी 1 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बढ़ गया, 4 इधर और 3 इधर, 4 3 7 और होते हैं, तो 7 और 6 कितना हो गया, 30, यानी कि बचपन में हमारा 33 वर्टिब्रा थे, लेकिन अब 26 है, ओके। ये देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रहा है, ताकि हमारे दो वर्टिब्रा के बीच में रब या फ्रिक्शन ना हो, इस कारण से। हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 7 जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है, 8 9 10 फॉल्स होता है, और 11 12 हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। 1 to 7 ट्रू रिब्स क्यों होते हैं, बिकॉज ये वेंट्रली स्टर्नम से और डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं, ठीक है। फॉल्स रिब क्यों होता है, बिकॉज ये जो 8 9 10 होते हैं पेयर जो होते हैं रिब्स के, वो वेंट्रली तो 7 वाले से ही जुड़ जाते हैं। देखो ये वेंट्रली जो होते हैं वो 7 वाले से ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज जो नीला नीला दिख रहा है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। तो 10 जो होगा, 11 9 जो होगा और 8 जो होगा, ये सारे के सारे 7th वाले डिप से ही जुड़ जाते हैं, लेकिन डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल से ही जुड़ेंगे। और फ्लोटिंग डिप्स तो आगे किसी से जुड़ते ही नहीं है, वो खाली और खाली वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़े रहते हैं डॉर्सली, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इसलिए इसको हम लोग फॉल्स रिब भी कहते हैं, सॉरी, फॉल्स रिब को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स तो फ्लोटिंग रिब्स है खाली, ओके। और हमारा रिब केज किससे बनता है, रिब केज बनता है हमारे रिब्स से, प्लस हमारे वर्टिब्रा से, और प्लस हमारे स्टर्नम से, मिलके रिब केज बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम पे। एपेंडिकुलर सिस्टम में हर लिम्ब हमारा 30 बोन बनाता है, यानी कि हाथ में, दोनों हाथ में 60 और दोनों पैर में 60 बोन होगा। और फिर हमारा पेक्टोरल और पेल्विक गर्डर अलग से आएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक बात, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि हर वर्टिब्रा जो होता है ना, सॉरी, हर रिब्स जो होता है वो बाइसेफेलिक होता है, दो आर्टिकुलेशन होता है इसका डॉर्सल एंड पे। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। क्या कहते हैं कि वह हमारा रिब जो होता है ना, वो पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है, आगे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको दो हेड है। सेफेलिक मतलब हेड होता है, बाईसेफेलिक, इसलिए उसके पास हम लोग बाईसेफेलिक कह रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोग बाईसेफेलिक इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी तो साफ लिखता है, एनसीईआरटी कहीं गलत नहीं लिखा, बोल रहा है कि डॉर्सली, बस डॉर्सल एंड पे उसके पास दो होता है आर्टिकुलेशन, यानी दो जगह से वो अटैच होता है डॉर्सली, पीछे की ओर, यानी वर्टिब्रा से हमारे दो पॉइंट से अटैच होता है, इसीलिए उसको बाईसेफेलिक कहते हैं। और अगर आप आगे का भी आर्टिकुलेशन जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कहना कि पीछे और आगे से जुड़ता है इसलिए बाइसेफेलिक, नहीं, ये पीछे से ही 2 बार जुड़ता है, इसीलिए उसको मैंने क्लियर किया है। यहाँ पे देखो, एक बार ये यहाँ जुड़ा, ये वर्टिब्रा है, यहाँ पे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड गुजरेगा हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक वर्टिब्रा दिख रहा है आपको, ये पूरा एक वर्टिब्रा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक वर्टिब्रा है। यहाँ देखो पहला पॉइंट यहाँ जुड़ा है हमारा रिब्स, और यहाँ पे जुड़ा है, देखो यहाँ पे ये कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है, ये कॉस्टो कॉर्पोरियल जॉइंट है, तो यहाँ पे 2 बार जुड़ रहा है, इसे इसको हम लोग बाइसेफेलिक कहते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। आते हैं हमारे पास ये जो हमारा अपर लिम्ब है,
राइट पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, अपर आर्म में देख रहे हैं। ये देखो क्लाविकल है, पीछे स्कैपुला दिख रहा है, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। अल्ना को कैसे याद रखना है, रेडियस को कैसे रखना है, जो आर यानी थंब की तरफ है, राइट कैसे करते हैं, थंब दिखाते हैं राइट कहने के लिए, तो आर की तरफ जो आपका बोन है, जब आप हाथ को देखिएगा तो आर की तरफ जो नीचे की ओर बोन होगा वो रेडियस होगा। और जब आपको वॉशरूम जाना होता है तो आप कैसे दिखाते हैं, अपनी छोटी से रिंग छोटे वाले फिंगर को दिखाते हैं ना, तो उसी तरह से जो यूरिन होता है उसके लिए हम लोग लास्ट वाला अल्ना है, मैंने एक ट्रिक बताया, ठीक है, आपको इसको सीरियस नहीं लेना है कि ऐसे ही आया होगा ऐसा वर्ड, नहीं तो ये ट्रिक है। तो वो जो बोन होगा उसको अल्ना कहेंगे, ठीक है। जो रिस्ट बोन होते हैं उसको कार्पल कहते हैं, और फिर मेटाकार्पल आएंगे, और फिर फाइलेंजेस आएंगे जो कि हमारा डिजिट्स होते हैं, ठीक है। कितने कितने होते हैं, रिस्ट बोन कार्पल कितना है 8 होगा, पाल्म बोन 5 है जिसको हम लोग मेटाकार्पल कह रहे हैं, और फाइलेंजेस डिजिट्स यानी कि 14 होगा नंबर में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फीमर यानी हमारे लेग पे। फीमर जो होता है थाई बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन है। फिर हमारा टीबिया फिब्यूला, एंकल बोन 7 होता है नंबर में, मेटाटार्सल 5 होते हैं, और डिजिट्स 14 होते हैं। देखो सब चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज अलग हो गया, एंकल बोन 7 है लेकिन रिस्ट बोन 8 है, तो यहाँ पे तो एक का अंतर हो गया ना। तो फिर हमारा जो लोअर लिम्ब है उसमें भी 30 कैसे हो जाएगा, उसमें तो 29 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक नी कैप होता है, पटेला जो कहते हैं, ठीक है, जो सेस्मॉइड बोन होता है। ऐसा बोन जो पहले कार्टिलेज था उसका हम लोग ऑसिफिकेशन करके वो बोन बनेगा, उसको हम सेस्मॉइड बोन कहते हैं। पटेला हो गया, ये कप शेप होता है, नी कैप होता है, ये हमारे हिंड लिम्ब में होता है। जो आपका नी कैप होता है, जो आपको घुटने को छूने पे, नी के छूने पे जो हिलता हुआ दिखाई देता है ना बोन, वो पटेला है, ठीक है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल हमारा बनाता है, ये जो होते हैं अपर और लोअर हमारे लिम्ब के जो आर्टिकुलेशन के लिए, हमारे एपेंडिकुलर सिस्टम और एक्सियल सिस्टम को जोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और ये दो दो हाफ में बटे हुए होते हैं। हर हाफ जो अब आते हैं हम लोग पेक्टोरल यानी कि हमारे शोल्डर बोन के ऊपर, जो हर हाफ होता है पेक्टोरल गर्डल का, उसमें क्या होता है, क्लाविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। ध्यान रखना, स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। उसके पास क्या होता है, डॉर्सल पार्ट पे थोरैक्स के बीच में, सेकंड देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखो, डॉर्सली सिचुएटेड होता है और थोरैक्स में होता है, सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में होता है, सेकंड रिब और सेवेंथ रिब के बीच में होता है। ये पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पोजीशन हम लोग ने देखा था कब, जब हम लोग ट्रैकिया का डिवीजन देख रहे थे, जब हम लोग किडनी के पोजीशन को देख रहे थे, तो हम लोग वहाँ सब जगह हम लोग ने वर्टिब्रल के पोजीशन से कौन से पोजीशन पे ट्रैकिया डिवाइड करता है, यहाँ पे सब में हम लोग वहाँ पे वो चीज़ भी देखे हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, स्कैपुला कहाँ पे है, सेकंड से लेके सेवेंथ रिब्स के बीच में। यहाँ पे वर्टिब्रल पोजीशन नहीं है, रिब्स का पोजीशन पे दिया गया है, ठीक है। फ्लैट है, बोन है, ये ट्रायंगुलर बॉडी है, स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रीच होता है, स्लाइटली एलिवेटेड होता है, ठीक है, पीछे की ओर इसके पास एक स्पाइन होता है, प्रोजेक्ट करता है, जो कि उसको हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। और क्लाविकल इसी से आके जुड़ता है। देखो ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको थोड़ा सा ना, ये है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, और इससे क्लाविकल जुड़ा हुआ है। देखो हम लोग दिखाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। देखो ये जो आपको स्कैपुला दिख रहा है ना, पीछे से आपको कोई पीठ छुएगा, पीछे से आप अपने पीठ को भी छुएगा, तो आपको ये जो हल्का सा उठा हुआ पोर्शन दिखेगा ना, ये है एक्रोमियन। और ये एक्रोमियन से जाके क्या जुड़ता है, ये है क्लाविकल। तो ये एक्रोमियन से क्या जुड़ा है, क्लाविकल जुड़ा है। क्लाविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। एक्रोमियन के नीचे एक थोड़ा सा कैविटी बनता है, सो ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमरस आके जुड़ता है हमारा, ठीक है। ये देखो ग्लेनॉइड कैविटी है, यहाँ पे आके ह्यूमरस हमारा जुड़ा है, ठीक है, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है। ये दिख रहा है हम लोग का पूरा लिम्ब, उसके नीचे का रेडियस अल्ना अलग अलग कार्पल दिख रहा है आपको, रिस्ट का जो बोन है 8 दिख रहे होंगे आपको, ये मेटाकार्पल दिख रहे हैं, ये फाइनेंजेस दिख रहे हैं 14 नंबर, और मेटाकार्पल 5 नंबर। ये हमारा लोअर लिम्ब है, फीमर है, ठीक है। ये पटेला आपको दिख रहा है, ये जो नी कैप आपको दिख रहा है पटेला है आपको, ये नी कैप दिख रहा है। फिर ये टीबिया है जो लार्जर बोन है, जो कि आपको आगे से जो घुटने के नीचे जो मेन बोन दिखाई देता है वो टीबिया होता है। पीछे की ओर जो होता है वो फिब्यूला होता है, वो पतला सा बोन होता है, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको, ये टार्सस दिखाई दे रहे हैं आपको, जो 7 इन नंबर है, मेटाटार्सल 5 है, फेरेंजेस 14 ही नंबर है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये है हमारा एंथेटिक डायग्राम। हमारा जो पेक्टोरल पेल्विक गर्डल होता है वो 2 हाफ से बना होता है। 2 हाफ क्या है, इसमें कॉक्सल बोन होते हैं, ठीक है, एक हाफ इधर एक हाफ इधर, और हर कॉक्सल बोन जो होता है वो इलियम प्यूबिस स्कियम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये जो हमारा जो इलियम स्कियम और प्यूबिस है, ठीक है ना, जो 2 कॉक्सल बोन से बना हुआ है, और हर कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, इलियम स्कियम और प्यूबिस से फ्यूज होकर बना हुआ है ये, ठीक है ना। और हर फ्यूजन होने के बाद ये हमारा, जहाँ पे ये तीनों फ्यूज करते हैं, जहाँ पे इलियम स्कियम और प्यूबिस फ्यूज कर रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा कैविटी बन रहा है, ठीक है ना। उस कैविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। और ये जो कैविटी होता है, ये कैविटी हमारे किसको, फीमर को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग एस्टाब्यूलम कहते हैं, ओके।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। ज्वाइंट हमारे बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कैसा काम करते हैं? फलक्रम के रूप में काम करते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता। एग्जांपल हमें स्कल बोन में दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोग को ये सूचस दिखाई दे सकता है कि सिल दिया है इसे, ठीक है ना, ये सूचस दिखाई देते हैं, ये फाइब्रस बोन है। दूसरा होता है हमारे पास कार्टिलेज, क्या होता है दूसरा हमारे पास? कार्टिलेजिनस बोन होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, सॉरी, फाइब्रस जॉइंट मैंने कहा था पिछले बार भी, और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच में भी होते हैं, ठीक है ना। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, जहाँ पे 2 प्यूबिक बोन आके जुड़ते हैं, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, आपका कार्टिलेजिनस बोन होता है, जो कि थोड़ा सा मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट अलाउ करता है, लेकिन पूरी तरह से अलाउ नहीं करता। तीसरा तरह का, मैं बाबा बोन बोल रहा हूँ, ज्वाइंट, ये भी ज्वाइंट है, ठीक है, बी वाला भी ज्वाइंट, साइनोवियल प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है भी ज्वाइंट है। ये तीसरा जो ज्वाइंट है वो साइनोवियल ज्वाइंट है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि आराम से मूवमेंट को होने देता है, ठीक है ना। ये अलग अलग ढंग के आपको साइनोवियल ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं। चलो हम लोग पहले इसका देख लेते हैं क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखा है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस और पेट्रोल गर्डल के बीच में होता है। फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में भी यही होता है। हिंज ज्वाइंट नी और एल्बो ज्वाइंट जो होता है वो हिंज ज्वाइंट है। पाइवट ज्वाइंट एटलस एक्सिस के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है कार्पल के बीच में होता है, टार्सल्स के बीच में भी होता है। सैडल ज्वाइंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है, थंब के, ठीक है। सैडल ज्वाइंट कार्पल मेटाकार्पल और थंब के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास सैडल जॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लोग को, ये हिंज जॉइंट है, यहाँ पे देखो प्लेन जॉइंट दिखाई दे रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फाइबर जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये स्यूवियल और फिर पाइवट जॉइंट दिखाई दे रहा है, 2 आपको वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। आते हैं डिसऑर्डर्स पे। तो डिसऑर्डर्स हमारे पास काफी सारे हैं, देखते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस, डायरेक्टली याद रखो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, यानी कि हमारा मोटर एंड प्लेट अफेक्ट होता है। फटीग होता है, वीकनिंग होता है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें जो हमारा मसल्स है वो डीजेनरेट होने लगता है धीरे धीरे करके, ओके, स्केलेटल मसल। टेटनी, जब भी कैल्शियम का बॉडी में कमी होता है तो हमारा मसल्स जो होता है वो रैपिड कंस्ट्रक्शन दिखाता है, रैपिड स्पाज्म दिखाता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, टेटनी कहते हैं। आर्थराइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। अगर जॉइंट फूल जाते हैं, जैसे जो साइनोवियल जॉइंट में मेनली देखने को मिलता है ये, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाता है और कैल्शियम लेवल का थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है, तो हमारा जो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, हमारे बोन की मास से कैल्शियम निकाल के ब्लड में दे देता है, तो हमारा बोन जो होता है ना उसमें बहुत सारा पोर हो जाता है, बहुत सारे छेद आ जाते हैं, इस चीज को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये एस्ट्रोजन लेवल के कम होने से कारण होता है, मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये मेल्स में भी देखने को मिल सकता है। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, इसमें फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है, चलते चलते हड्डियां टूट जाती हैं। गाउट जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर हमारे साइनोवियल फ्लूइड में जम जाते हैं तो उससे गाउट होता है, इससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा मस्कुलर सिस्टम और फिर जो लोकोमोशन और मूवमेंट है खत्म होता है चैप्टर। हम लोग ने इसके 40-45 मिनट ले लिया है, तो लंबा चैप्टर था, ज़्यादा चीज़ यहाँ याद रखने की हैं। मसल मूवमेंट और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो थ्योरी है उसको ध्यान से देखना है, और बाकी चीज़ें तो याद करने की हैं। होप आप लोगों का रिविजन अच्छा हुआ होगा। थक भी गया हूँ मैं, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।